One last thing that I want to add on in the first law of motion is the relation between inertia and mass. अगर मैं inertia और mass के बीच के relation की बात करूं तो somehow inertia of a body and mass of the body are same. जिस बॉडी का मास बहुत ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ट्रक की बात करूं और एक कार की बात करूं तो जो एक मूविंग ट्रक है उसके पास ज़्यादा टेंडेंसी होगी अपनी स्टेट में चेंज लाने को रेजिस्ट करने के लिए. दैट मीन्स अ मूविंग ट्रक हैज़ मोर इनर्शिया एज कंपेयर टू द inertia that a moving car is possessing. So inertia of direction, inertia of motion, inertia of rest, whether any three of them is there with a moving truck, but the value of inertia in case of truck will be more than the value of inertia in case of car, because the mass of the car is more in truck, is more with truck. So this is the very last statement that I want to add upon in the first law of motion. So before getting into the second law of motion, one more new physical quantity that you should know is momentum. Momentum का क्या मीनिंग है? अगर मैं इसका एक बेसिक डेफिनेशन दूं तो इट इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ नोन एज द मोमेंटम ऑफ द बॉडी. किसी भी बॉडी में मोशन की कितनी क्वांटिटी है, the quantity of motion possessed by the object is known as momentum of the body. For example, अगर मैं बात करूं एक मूविंग ट्रक की एंड एक मूविंग साइकिल की, तो जो ट्रक है उसका मास ज़्यादा है, साइकिल का मास कम है. तो अगर ट्रक भी 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, साइकिल भी 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रही है, बट स्टिल I will say that the momentum with the truck is more as compared to the momentum with cycle, because momentum is simply the product of mass and velocity. Momentum को हम denote करते हैं small p से, and momentum के symbol के ऊपर जो मैंने arrow indicate किया है, it is clearly saying कि momentum एक vector quantity है. एंड इस मोमेंटम का जो फॉर्मूला है दैट इज मास ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. दैट मीन्स जिस ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी दोनों चीज़ों का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हाई होगा, दैट बॉडी विल बी हैविंग हाई मोमेंटम. एक मूविंग ट्रक को रोकना बहुत मुश्किल है, एक मूविंग साइकिल को रोकना बहुत ईजी है. रीज़न बीइंग ट्रक के पास बहुत ज़्यादा मोमेंटम है एज कंपेयर टू द मूविंग साइकिल. मूविंग ट्रक जो है वो बहुत ज़्यादा सिवियर एक्सीडेंट्स कॉज करता है एज कंपेयर टू मूविंग साइकिल. अगेन क्योंकि जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है ट्रक के पास वो बहुत ज़्यादा है बिकॉज इट इज़ हैविंग अ हाई मास. तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास वेलोसिटी दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं इट विल बी हैविंग हाई मोमेंटम. अगर मैं आपको कहूँ कि मैं एक पर्टिकुलर ट्रक की बात कर रही हूँ तो उसका मास जो है वो कांस्टेंट होगा. प्लीज़ नोट दिस थिंग आउट कि इस पूरे यूनिवर्स में हर ऑब्जेक्ट का मास जो है, आई एम टॉकिंग अबाउट मास, इट इज़ ऑलवेज सेम. मास इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. मास कभी चेंज नहीं हो सकता. दैट मीन्स अगर मैं एक पर्टिकुलर बॉडी की बात करूं तो उस बॉडी की अगर मैं वेलोसिटी इंक्रीज़ करूंगी तो उसका मोमेंटम भी इंक्रीज़ होगा. सिंपल, वी कैन सी इट फ्रॉम दिस मैथमेटिकल फार्मूला. क्योंकि मास तो फिक्स्ड है, उसको हम चेंज ही नहीं कर सकते हैं. तो अगर वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ता जाएगा तो मास के साथ हायर वैल्यू मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स मोमेंटम विल बी लार्जर. इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम एंड मास, मोमेंटम एंड वेलोसिटी ये दोनों ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं. आप ऑलरेडी मैथमेटिक्स में वैरिड एंड इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रपोर्शन पढ़ चुके हैं. सो विद द इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी एज मोमेंटम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, सो दे आर फॉलोइंग अ डायरेक्ट रिलेशनशिप एंड दिस कैन बी द ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड momentum because they are directly related to each other. So with increasing velocity momentum value will also be increased. Now it's time to study about the SI unit of momentum. मैंने आपको ऑलरेडी फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट समझाना लाइक हम कैसे निकाल सकते हैं वो बताया था. तो अगर मैं इस फॉर्मूले से यूनिट निकालना चाहूँ तो मास को हम मेजर करते हैं किलोग्राम में.
वेलोसिटी को मेजर करते हैं मीटर पर सेकेंड में। अगर मैं बात करूं एसआई यूनिट्स की, तो मोमेंटम की एसआई यूनिट क्या हुई, किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स मोमेंटम इज मेजर्ड इन किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आई विल से लाइक दिस ट्रक इज हैविंग 40 किलोग्राम मीटर पर second. So momentum is this physical quantity. This physical quantity has been mentioned over here because exactly this quantity we will be using in the second law of motion. So coming to the second law of motion, it is very important and a slight we can say difficult topic also, but please try to learn it carefully. Second law क्या कहता है, The change in momentum of the body per unit time. किसी भी बॉडी का मोमेंटम का चेंज होना वो भी पर यूनिट टाइम। मैं इस स्टेटमेंट को एक लाइन और लिख सकती हूँ, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। आई हैव डिस्कस दिस इन माई प्रीवियस वीडियो ऑफ मोशन कि अगर हमें किसी भी चीज़ का रेट निकालना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर हमें रेट पता करना है, तो हम उस फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं। एंड हेयर व्हाट आई एम सेइंग कि द चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम। तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम को अगर टाइम से डिवाइड कर देती हूँ पर यूनिट टाइम के लिए, तो इट विल बिकम रेट। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि किसी भी बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आएगा पर यूनिट टाइम, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके ऊपर लगने वाले एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स के ऊपर। बट ऑब्वियस सी बात है, कोई भी बॉडी जिस वेलोसिटी में चल रही है, जिस स्टेट में है, वो उसी में चलती रहेगी ड्यू टू इट्स इनर्शिया। यानी उसका जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि वो तो चेंज ही नहीं होना चाहती है अपने इनर्शिया की वजह से। जो उसकी वेलोसिटी है वो उसी में मूव करना चाहती है। लेकिन अगर हम बॉडी के मोमेंटम को चेंज करना चाहते हैं, यानी सिंपली अगर हम बॉडी की वेलोसिटी को चेंज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमें उसे बाहर से अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि किसी भी बॉडी के मोमेंटम में जो चेंज आएगा पर यूनिट टाइम, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स के। जितना ज़्यादा एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स हम बॉडी के ऊपर लगाएंगे, उतना ज़्यादा चेंज आएगा उसके मोमेंटम में पर यूनिट टाइम। या हम कह सकते हैं जितना ज़्यादा फोर्स हम लगाएंगे, उतना ज़्यादा तेज़ी के साथ मोमेंटम चेंज होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स। यानी मैं अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहूँ तो आई कैन राइट इट लाइक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। ये यहाँ कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है। एक्चुअली अगर आप इस d को इग्नोर करें तो दिस इज p अपॉन टाइम। p इज मोमेंटम एंड t इज टाइम। एंड वी नो अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो इट बिकम रेट, यानी दिस क्वांटिटी इज रेट ऑफ मोमेंटम। एक्चुअल में फिजिक्स की लैंग्वेज में अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के आगे ये स्मॉल d अल्फ़ाबेट लगा देते हैं तो दैट बिकम्स चेंज इन दैट फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने डी P लिखा है दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम। अगर dt लिखा है दैट मीन्स चेंज इन टाइम। अगर मैं df लिख देती तो चेंज इन फोर्स। सो दिस इज जस्ट अ सिंबॉलिक फॉर्म टू रिप्रेजेंट चेंज इन केस ऑफ फिजिक्स। सो यानी मैं क्या लिख सकती हूँ कि f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt, यानी चेंज इन मोमेंटम तो हमारा न्यूमरेटर है ही, और डिनोमिनेटर में अगर टाइम है तो दिस क्वांटिटी ये क्या बन गई, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, कि किसी भी बॉडी के मोमेंटम में कितनी तेज़ी के साथ चेंज आएगा वो डिपेंड करेगा उसके ऊपर लगने वाले फोर्स के ऊपर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स दैट इज बीइंग अप्लाइड फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज ऑन इट। उसके बाद हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन भी हमारे पास है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है। वी हैव टू सी इट्स डेरिवेशन। सो लेट्स लुक एट द डेरिवेशन। देयर इज द मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सपोज करो दिस इज अ बॉडी जिसका मास m है।
और ये टाइम ज़ीरो, यानी जब हमने कोई प्रोसेस करना स्टार्ट नहीं किया, हमने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, उस टाइम ये किसी इनिशियल वेलोसिटी u के साथ चल रही थी। उसके बाद हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया F, और F फोर्स लगाने के बाद इसकी वेलोसिटी में चेंज आया, और टाइम t के बाद इसकी वेलोसिटी u से चेंज होकर किस में आ गई, v में, यानी ये कुछ फाइनल वेलोसिटी के साथ चलने लगा। दैट मीन्स दिस वॉज द इनिशियल स्टेट ऑफ द बॉडी एंड दिस इज द फाइनल स्टेट ऑफ द बॉडी। अगर मैं इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम लिखना चाहूँ, यानी सिर्फ इस स्टेट को कंसिडर करके मोमेंटम लिखना चाहूँ, तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो सबसे पहले सिंबल मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय p, एंड ये जो नीचे सबस्क्रिप्ट I है, इट इज रिप्रेजेंटिंग इनिशियल मोमेंटम। तो मास इनटू वेलोसिटी है इसकी इनिशियल स्टेट में u, तो I have written mass into velocity like this. And if I talk about the final momentum of the same body in the final state, so it will be pf, because f is representing final state, and it will become m into v, क्योंकि final state में आके उसकी velocity हो गई v. So these are the initial and final momentum. अगर मुझे किसी चीज़ में चेंज निकालना होता है तो I consider final minus initial. तो मैंने चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट किया इस बॉडी के लिए, और वो था pf माइनस पी आई, यानी p फाइनल माइनस p इनिशियल, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम की वैल्यू है mv, इनिशियल मोमेंटम की वैल्यू है mu। आई हैव पुट इट ओवर है, मास आई हैव टेकन द कॉमन। उसके बाद मुझे चाहिए इस चेंज इन मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्योंकि हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में उसी की बात की है। तो मुझे अगर किसी भी चीज़ का रेट निकालना होता है तो मैं उस क्वांटिटी को किससे डिवाइड कर देती हूँ, टाइम से। तो ये चेंज इन मोमेंटम है, मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकालना है, तो मैं इसको टाइम से डिवाइड कर दूंगी लाइक दिस। अब सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगा उतना ज़्यादा मोमेंटम में तेज़ी के साथ चेंज आएगा। तो यानी आई कैन राइट इट लाइक दिस कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या है ये जो मैंने अभी मैथमेटिकली कैलकुलेट करा है, मैंने इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया। नाउ इफ़ यू रिमेंबर फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमने मोशन चैप्टर में पढ़ी थी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी। मैं यहाँ से अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालूँ तो इट बिकम v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। पहले मैं u को यहाँ लेकर गई, v माइनस यू हुआ, फिर मैं t को लेकर आई तो वो डिवाइड में आ गया। तो यानी v माइनस यू अपॉन टी, एक्चुअल में ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी होता है जो आपने मोशन चैप्टर में पढ़ा है। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, इट गिव्स यू एक्सेलरेशन। तो मैंने इस प्रॉपर फॉर्मूले को रिप्लेस कर दिया ए से। दैट मीन्स आई हैव गॉट कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। एंड मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस करने के बाद मुझे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के लिए जो फॉर्मूला मिला वो मिला ये, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए। यहाँ से मुझे क्या पता लगा कि अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन किसी भी बॉडी के ऊपर जो लगने वाला फोर्स है वो एग्जैक्टली इक्वल है बॉडी के मास और उस बॉडी में आई हुई एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के इक्वल। दैट मीन्स फोर्स डिपेंड्स अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी एंड मास ऑफ द बॉडी। या हम ये कह सकते हैं कि जिस बॉडी पे हम जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे उसमें उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन होगी। सो दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ motion. This is very important. Now look upon the various aspects regarding force. From the formula of the second law of motion हम एक चीज़ डायरेक्टली कह सकते हैं कि yes, force is also a vector quantity, क्योंकि फोर्स डिपेंड कर रही है एक्सेलरेशन के ऊपर जो कि खुद से ही एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। So from this formula we can say that yes, force is directly proportional to the acceleration, यानी कि जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगी वही डायरेक्शन होगी फोर्स एप्लीकेशन की, या फिर जिस डायरेक्शन में फोर्स का अप्लाइमेंट होगा उसी डायरेक्शन में होगी एक्सेलरेशन। वी कैन से इट लाइक दिस और दिस, दैट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन अ बॉडी इज एग्जैक्टली सेम एज दैट ऑफ द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। एंड if we talk about the units of force, then again the same method.
फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू m इंटू ए। मास को हम SI यूनिट्स के लिए मेजर करते हैं kg में, एंड एक्सेलरेशन वी यूज टू मेजर इट इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के लिए हमारे पास फिजिक्स में एक न्यू टर्म है जिसको हम कहते हैं न्यूटन। दैट मीन्स SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल N। अगर फोर्स 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 7 न्यूटन, 8 न्यूटन, इस तरीके से वी विल कॉल द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। एंड अगर हम इसी फोर्स के लिए CGS यूनिट्स की बात करें, CGS यूनिट्स जो कि मैंने आपको बताया था कि स्मॉलर यूनिट्स में, यानी अगर मैं मास को ग्राम में ले लूँ और एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में ले लूँ, तो जो CGS यूनिट होगी फोर्स की उसको हम कहते हैं डाइन। एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। जिस तरीके से 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, इसी तरीके से न्यूटन इज द बिगर यूनिट ऑफ फोर्स एंड डाइन इज द स्मॉलर यूनिट ऑफ द फोर्स। सो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। आफ्टर दिस सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन की एप्लीकेशन समझने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको नोट करना बहुत ज़रूरी है। हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ने ये बोला है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp बाई dt। तो यानी अगर मैं dp को हाइड कर दूं तो आई विल बी हैविंग F एंड dt, यानी मैं लिख सकती हूँ कि फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के चेंज के, या टाइम का चेंज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। आई कैन राइट इट इन एनी वे। तो इससे मुझे क्या पता चलता है कि अगर मैं dt को इंक्रीज करूँगी तो F कम होगा, और अगर मैं dt को कम करूंगी तो F इंक्रीज होगा, एंड dt को ज़्यादा करूंगी तो F कम होगा। दैट मीन्स कि मोर टाइम इज टेकन टू चेंज द मोमेंटम, लेसर द फोर्स विल बी अप्लाइड। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा किसी भी बॉडी के मोमेंटम को चेंज करने के लिए, उतना कम फोर्स हमें उस बॉडी के ऊपर लगाना पड़ेगा। प्लीज़ इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से आपको नोट करने की ज़रूरत है कि मोर द टाइम टेकन टू चेंज द मोमेंटम, लेसर इज द फोर्स, एंड लेसर इज द टाइम टेकन, मोर विल बी द फोर्स अप्लाइड ऑन टू द बॉडी और बाय द बॉडी। इसी एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट पे प्लीज लुक एट द वेरियस प्रैक्टिकल डेली लाइफ सिचुएशंस इन विच सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज एक्टिंग। On the same basis, the same concept that we have just discussed, there is some few daily life practical situations in which Newton's second law is applying. So very first is a cricket player lowers his hand while catching the ball. आपने ये चीज़ बहुत नॉर्मली देखी होगी कि जो क्रिकेटर्स हैं जब उन्हें बॉल कैच करना होता है तो वो अपने हैंड्स को इस तरीके से लोअर कर लेते हैं, लाइक यहाँ से वो बॉल कैच करते करते नीचे लोअर, बहुत लोअरली जाके उस बॉल को कैच करते हैं। एक्चुअल में इसके पीछे एनालॉजी क्या काम कर रही होती है कि बॉल जब बैट्समैन ने हिट करके भेजी है तो वो बहुत ज़्यादा हाई मोमेंटम में है, वो बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी में है, और जब हम उसे कैच कर लेंगे तो उसका मोमेंटम ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। दैट मीन्स बहुत रैपिड चेंज आने वाला है उसके मोमेंटम में। अगर ये बॉलर बॉल को यहीं पर पकड़ ले तो सपोज बैट्समैन ने बॉल जो है वो यहाँ से हिट की है और वो यहाँ से यहाँ आ रही है, तो यही मोमेंटम ज़ीरो हो गया। इसके लिए लगे यहाँ इतना कैच करने के लिए लगे बॉलर को 5 सेकेंड्स। लेकिन अगर बॉलर यही बॉल यहाँ कैच ना करके यहाँ कैच करे तो यानी उसने टाइम इंक्रीज कर दिया मोमेंटम के ज़ीरो होने का। यानी जिस बॉल को कैच करने में पहले 5 सेकेंड लग रहे थे, अब उसे कैच करने में लग रहे हैं 7 सेकेंड। यानी हमने क्या किया, बॉल के मोमेंटम को चेंज होने का जो टाइम है उसको इंक्रीज कर दिया। और अगर हमने टाइम को इंक्रीज कर दिया तो जो फोर्स लगेगा बॉलर के हैंड पे इस बॉल की वजह से वो क्या होगा, ज़्यादा। That's why, so a large force has to be applied to reduce the velocity of the ball to zero or to change the momentum of the ball. अगर हम इस टाइम को इंक्रीज कर देंगे तो ये फोर्स लगेगा कम, बिकॉज ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यानी बॉलर्स के जो हैंड हैं वो कम हर्ट होंगे क्योंकि बॉल जो है वो कम फोर्स अप्लाई करेगी उसके हैंड के ऊपर, क्योंकि बॉलर ने उसके मोमेंटम के चेंज होने में जो टाइम लग रहा है उसको इंक्रीज कर दिया बाय लोअरिंग हिज hands. So this is why the cricket player lowers his hand while catching the ball. The similar something happens in here.
अगर इफ़ अ पर्सन फॉलिंग on a cemented floor gets injured but a person falling on a heap of sand is not injured. अगर कोई पर्सन प्रॉपर सीमेंटेड या मार्बल फ्लोर के ऊपर गिरता है तो उसे बहुत चोट लगती है, लेकिन अगर वही इंसान उतनी ही हाइट से मिट्टी के ढेर पे गिर जाए तो उसे चोट नहीं लगती. द रीज़न बिहाइंड दिस इज, सपोज दिस इज द मार्बल फ्लोर एंड दिस इज द हीप ऑफ द सैंड, एंड वो भी इस तरीके का हीप जिसमें अगर कोई हैवी ऑब्जेक्ट गिरे तो वो सैंड नीचे कंप्रेस होती हुई चले जाएगी. तो जब कोई भी पर्सन इस मार्बल फ्लोर के ऊपर गिरा तो यहाँ पर गिरते ही उसकी बॉडी जो है वो एकदम से रेस्ट में आ गई. सपोज मार्बल फ्लोर पे आते ही रेस्ट पे आने के लिए बॉडी को लगे 5 सेकेंड्स, यानी उस बॉडी के जो गिर रही है, चाहे वो पर्सन है चाहे वो कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, उसके ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को चेंज होने में जो टाइम लगा वो 5 सेकेंड लगा. लेकिन अगर वो सैंड के हीप पे गिर रहा है एंड सेम विड्थ अगर हाइट से उसने गिरना शुरू करा है, तो जब वो इस सरफेस के ऊपर टच करेगा तो वो धीरे धीरे नीचे नीचे पेनिट्रेट करता हुआ चला जाएगा, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को जीरो आने में जो टाइम लग रहा है वो इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम फ्यू सेकेंड्स. दैट मीन्स अगेन द सेम थिंग, बॉलर ने जिस तरीके से बॉल यहाँ ऊपर ना पकड़ के हैंड्स को लोअर करके पकड़ी ताकि फोर्स कम लगे और ये टाइम बढ़ जाए, ठीक उसी तरीके से जब सैंड ऑफ हीप ऑफ सैंड पे जब कोई पर्सन गिरता है तो वो स्पॉन्जी या फिर एयरी सरफेस होने की वजह से नीचे पेनिट्रेट करता चला जाता है, नीचे धंसता चला जाता है, एंड ड्यू टू विच the time that is being consumed to make the momentum of the person or the body zero, it gets increases. Hence less force is applied on the body of the person and it is not injured. So this is the phenomena. Second Newton law is just working behind this circumstance. Again, huge damage to the moving train takes place when it suddenly collides with a stationary train. अगर कोई भी मूविंग कार जो है वो किसी या फिर मूविंग ट्रेन जो है वो किसी स्टेशनरी ट्रेन से टकराए तो उसे बहुत ज़्यादा लॉस होता है. उसका रीज़न क्या है? बिकॉज व्हेन फास्ट मूविंग ट्रेन सडनली कोलाइड्स अगेंस्ट अ स्टेशनरी ट्रेन, देयर इज़ अ लार्ज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मूविंग ट्रेन. दिस लार्ज चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ट्रेन इज बॉट अबाउट इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ इंटरवल. बिकॉज जो उस मूविंग ट्रेन का मोमेंटम है उसको चेंज होने में बहुत शॉर्ट टाइम लगा है, जिसकी वजह से अगर टाइम जो है वो शॉर्ट लगा है तो दैट मीन्स फोर्स बहुत ज़्यादा लगने वाली है, और फोर्स ज़्यादा लगेगा दैट मीन्स जो ट्रेन है वो डैमेज ज़्यादा होगी. सेम इसी एनालॉजी पर जो व्हीकल्स होते हैं उनमें शॉकर्स फिट किए जाते हैं. आपने देखा होगा जो लाइक इस तरीके से बैठने का जो स्पेस प्रेजेंट होता है प्रॉपरली साइकिल्स में, उसके नीचे इस तरीके के स्प्रिंग्स जो हैं वो कुछ लगे हुए होते हैं. एक्चुअली उन स्प्रिंग्स का मीनिंग क्या होता है आपको पता है? अगर सपोज कोई भी आगे लाइक डैमेज्ड रोड आई है, कोई भी पिट आया है रोड पे, एंड हम जो है साइकिल पे अगर या किसी भी व्हीकल पर या बाइक पर हम रन कर रहे हैं तो क्या होगा? जो हमारी बॉडी का मोमेंटम है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आएगा. लेकिन अगर शॉकर्स और स्प्रिंग्स रखे हुए होंगे तो ये जो स्प्रिंग है ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे मोमेंटम को चेंज होने में टाइम ज़्यादा लगेगा. और अगर हमने टाइम इंक्रीज कर दिया होगा तो फोर्स कम लगेगी. दैट मीन्स अगर डैमेज्ड रोड पे भी हम चल रहे हैं तो भी हमें इतना ज़्यादा हर्ट नहीं होगा जितना हमें विदाउट स्प्रिंग्स होता. That means when vehicle moves over a rough road, the force due to the jerk is transmitted to the floor of the vehicle through shockers, and the shockers increases the time of transmission of the force of jerk to reach the floor of the vehicle. So जो shockers हैं वो सिर्फ एक ही काम करते हैं कि वो increase कर देते हैं टाइम को जिस टाइम में jerk जो है वो बॉडी तक ट्रांसमिट होगा. इसीलिए पैसेंजर्स जो हैं उनकी सेफ ट्रैवलिंग के लिए शॉकर्स या स्प्रिंग्स जो हैं वो व्हीकल्स में फिट किए जाते हैं. और सेम यही एनालॉजी जो है वो काम करती है कि अगर हम किसी लाइक दीवार में इफ़ वी हिट अ वॉल थ्रू आवर पंच देन इट हर्ट्स मोर, बिकॉज हमारे पंच का जो मोमेंटम है वो बहुत शॉर्ट टाइम में ज़ीरो हो जाता है, चेंज हो जाता है. जबकि अगर मैं किसी स्पॉन्ज में या फिर किसी कार की सीट में हिट करूँगी तो वो स्पॉन्ज या फिर वो जो लाइक सीट है वो अंदर प्रेस होती चली जाएगी और जो मोमेंटम के चेंज का टाइम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, तो फोर्स कम लगेगा और हमें हर्ट कम होगा.
So these all are the practical life situations that work upon Newton's second law of motion.